बस एक बार ये 100 दिन पूरे हो जाए, उसके बाद मैं तुम्हें इतनी बड़ी रकम दूंगा कि तुम अपनी बाकी की जिंदगी बड़ी ऐशो आराम से काट पाओ। बस तब तक के लिए मेरे माँ और परिवार के सामने ये परफेक्ट बहू होने का बस नाटक करते रहे। गाड़ी में विक्रम के पास बैठी हुई आरोही थोड़ी देर पहले जो कुछ हुआ था वो याद कर रही थी कि कैसे वो जादुई तरीके से सही वक्त पर उसके घर पहुंच गया था जब वो उन 4 लफंगों के चंगुल में फंस चुकी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, विक्रम ने उसके बाप और सौतेली माँ के सामने उसके लिए आवाज उठाई थी। जिस घर में मेरी पत्नी की कोई इज्जत नहीं, मैं उस घर का दामाद नहीं हो सकता। गाड़ी रोको चरण, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। आरोही को समझ में नहीं आया कि विक्रम ने ऐसा क्यों किया। चरण के गाड़ी से बाहर जाते ही विक्रम ने अपने चेहरे से कुछ हटाया और इसी के साथ विक्रम का असली खूबसूरत चेहरा आरोही को दिखने लगा। अब जाकर आरोही को समझ आया कि उसका शक सही था। विक्रम वाकई में अपने चेहरे पर एक मास्क लगाता था। साथ ही साथ आरोही को यह भी समझ आ गया कि विक्रम अपना असली चेहरा सिर्फ उसे दिखाता है, वरना वो चरण को गाड़ी से बाहर नहीं भेजता। बस वो ये समझ नहीं पाई कि इसकी क्या वजह होगी। ये क्या है? हमारी शादी का कॉन्ट्रैक्ट, इस पर तुम्हारे साइन चाहिए। शादी का कॉन्ट्रैक्ट? आरोही अब तक ये बात सोच के खुश थी कि विक्रम ने उसके लिए आवाज उठाई थी और अब अचानक वही आदमी उसे शादी का कॉन्ट्रैक्ट दे रहा था। विक्रम को समझ आ गया था कि आरोही के मन में क्या चल रहा है। इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हमारी शादी सिर्फ एक समझौता है जो हमें अगले 100 दिन तक निभानी पड़ेगी। चिंता मत करो, बस एक बार ये 100 दिन पूरे हो जाए, उसके बाद मैं तुम्हें इतनी बड़ी रकम दूंगा कि तुम अपनी बाकी की जिंदगी बड़ी ऐशो आराम से काट पाओ। बस तब तक के लिए मेरे माँ और परिवार के सामने ये परफेक्ट बहू होने का बस नाटक करते रहना। आरोही विक्रम को समझ ही नहीं पा रही थी, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही विक्रम ने उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों को बहुत दर्दनाक सजा दी थी और अब कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बात करके उसे सिर्फ नाम की पत्नी बना देना चाहता था। देखो, इसमें इतना सोचने वाली कोई बात नहीं। मैं जानता हूं कि तुमने मुझसे शादी इसलिए नहीं की कि तुम मुझसे प्यार करती हो या मैं तुमसे, तो ज्यादा चिंता मत करो, बस जल्दी से साइन कर दो। बेचारा चरण बाहर गर्मी में खड़ा है। दूसरी तरफ आरोही के घर पर महेश्वर और सुधा ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आरोही के साथ जो कुछ हुआ उसके पीछे किसका हाथ था। उनका सबसे पहला शक अनन्या पर गया। तूने ऐसा क्यों किया? बता। मैंने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलो अनन्या, हम अच्छे से जानते हैं कि ऐसी घिनौनी हरकत करने से पहले तू एक दफे भी नहीं सोचेगी। तू जानती भी है तूने कितनी बड़ी गलती की है। अभी हमारे संबंध रायजादा खानदान से ठीक से बने ही नहीं थे कि तूने उसमें फूट डालना शुरू कर दिया। इसका अंजाम। अरे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता कौन आया और आरोही के साथ क्या हुआ है। मेरा यकीन मानिए, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। अनन्या थी तो महज 20 साल की, लेकिन उसके काम छठे हुए बदमाशों को भी शर्मिंदा करा देने वाले थे, क्योंकि सच ये था कि वो 4 लोग जो आरोही का फायदा उठाने आए थे, उन लोगों को अनन्या ने ही घर बुलाया था, क्योंकि 1 हफ्ते पहले आरोही की जिंदगी बर्बाद करने का उसका इरादा सपना ही रह गया था। और अब ये क्यों भूल रहे हैं कि उस आरोही ने राघव को नौकरी से निकलवाया था, तो उसे शायद उस चीज का बदला लेना होगा। और हाँ, आप लोग उस विक्रम से इतना डरते क्यों? वो अपाहिज विक्रम जो बिना किसी की मदद लिए यहाँ से वहां नहीं जा सकता, उससे इतना क्यों डरना है? अरे तू जानती भी तू क्या कह रही है? अगर विक्रम को पता चला ना कि तू उसके पीठ पीछे ऐसी बातें कर रही है तो तेरे साथ साथ हमें ही मार देगा। दूसरी तरफ विक्रम गाड़ी में बैठे आरोही और अपनी शादी के कॉन्ट्रैक्ट पर आरोही के साइन करने का इंतजार कर रहा था। क्या सोच रही? जल्दी करो। इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने भी ये शादी मजबूरी में की थी। कुछ हालात ऐसे थे कि जब इस शादी का रिश्ता आया
तुम्हें मना नहीं कर सकी थी, क्योंकि हम दोनों ने ये शादी मजबूरी में की थी। मुझे नहीं लगता कि इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बदले में मुझे आपसे कोई मुआवजा चाहिए। दरअसल मेरे काम पे जाने का वक्त हो गया है और मैं साड़ी पहन के नहीं जा सकती, तो अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं यहीं पे कपड़े बदल लूं। आरोही रेंज रोवर गाड़ी की सबसे पीछे वाली सीट पर चली गई, जहां उसका बैग रखा हुआ था। वो विक्रम को पीछे देखने से मना करने जा रही थी, तभी उसे सुबह की उसकी कही हुई बात याद आ गई। तुम यही कपड़े बदल सकती, मुझे तुम्हें देखने में कोई दिलचस्पी नहीं। आरोही बिना कुछ ज्यादा सोचे अपने कपड़े बदलने लगी। जैसे ही विक्रम ने उसे तिरछी आंखों से कपड़े बदलते हुए देखा, उसने अपनी नजरें आगे की तरफ कर ली। आरोही ने वो लाल साड़ी अपने बदन से हटाना शुरू किया। धीरे धीरे जैसे वो अपने बदन से कपड़े हटाने लगी, उसकी खुशबू विक्रम तक पहुंचने लगी। खुशबू धीरे धीरे उसे बहकाने लगी और वो आरोही की तरफ देखने की इच्छा से अपने आप में लड़ने लगा। इस खुशबू में ऐसा क्या था जो उसे किसी चीज की याद दिलाते रहता था? ये विक्रम को अब तक नहीं समझ आया था। क्यों हर बार जब भी खुशबू उसे आती, अपने दिलो दिमाग पर काबू कर पाना उसे जंग जैसा लगता। ये जंग वो फिलहाल जीत रहा था, लेकिन आरोही अगर कपड़े बदलने में थोड़ा वक्त और लगाती तो शायद वो हार जाता। अरे मैडम, आप कहाँ जा रही हैं? काम पर। काम पर? आप कब से काम पे जाने लगी? ये सब कुछ आप ही का तो है। मेरा कुछ नहीं, मेरा सिर्फ ये है। हाय बेबी। अभी फोन क्यों किया तुमने? मैंने कहा था ना, जब मैं फोन करूं तभी बात करेंगे। सॉरी, आई नो तुम बहुत बिजी हो, लेकिन क्या करूं, मैं तुम्हें इतना मिस कर रही थी कि रहा ही नहीं गया। मैं क्या कह रही हूँ, चलो ना आज शॉपिंग पे चलते हैं। नहीं, आज थोड़ा मुश्किल है। ओहो राजवीर, इतना भी क्या मुश्किल है? बस थोड़ी देर के लिए शॉपिंग के लिए तो जाना है ना। प्लीज चल लो, प्लीज। शाम को 5 बजे मुझे उसी जगह मिलो जहां हम हमेशा मिलते हैं। ओके डन, बाय, सी यू। विक्रम थोड़ा असहज लग रहा था। ये बात चरण से छुपी नहीं। सरकार, आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं? कहो। आप ना आरोही मैडम के साथ ही रहा कीजिए। वो दूसरी मैडम ना थोड़ी। चरण। सरकार, मेरा बोलने का मतलब है कि आरोही मैडम थोड़ी सुलझी और सहज लगती है। वो दूसरी मैडम ना थोड़ी चालाक है। और जहां तक बात रायजादा खानदान के बहू की है, तो आरोही मैडम ही मुझे इस खानदान की बहू लगती है। चुपचाप गाड़ी चलाओ चरण। जी सरकार। चरण समझ गया कि विक्रम इसके आगे और कुछ भी नहीं सुनना चाहता था, इसलिए वो बिना कुछ बोले गाड़ी चलाने लगा। देखते ही देखते शाम हो गई। मार्केट में एक लग्जरी कार आके रुकी। दरवाजा खोलकर विक्रम अपने दोनों पैरों पर खड़े होकर उस गाड़ी से बाहर निकला। उसने अपने चेहरे पर मास्क भी नहीं पहना था। उसे देखते ही एक लड़की दौड़ती हुई उसकी तरफ आई और लपक के उसको बाहों में भर लिया। बेबी, बहुत इंतजार करवाया तुमने। आरोही के बर्थडे वाली रात जब विक्रम लड़खड़ाते हुए उस होटल में पहुंचा था, तो उसे एक लड़की मिली थी। अगली सुबह घर आ जाने के बाद उसके नौकर ने उसे बताया कि उसे एक लड़की के पास से उसकी अंगूठी मिली, जिसका नाम अनन्या था। जब ये बात विक्रम की मां इंद्रानी को पता चली, तो उसने तुरंत ही अनन्या के घर रिश्ता भिजवा दिया। लेकिन उसके माँ बाप ने अनन्या की बहन आरोही के रिश्ते का प्रस्ताव उसके लिए भेजा। ये बात पता चलते ही विक्रम ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसे किसी पत्नी की जरूरत नहीं थी। अनन्या से शादी करने के लिए भी वो सिर्फ इसलिए तैयार हुआ था क्योंकि वो उस इंसान का एहसान चुकाना चाहता था जिसने उसकी जान बचाई थी। क्या मैं अपने जीवन में
एक पोते का सुख नहीं देख सकती? प्लीज मेरे लिए, इस खानदान के लिए इस रिश्ते को मत ठुकरा। बहुत मुश्किल से किसी ने तुझसे शादी करने के लिए हाँ की है। प्लीज बेटा। छोड़ोगे भी या भीड़ में पकड़ के रखोगे? अनन्या की बात सुनकर विक्रम यादों से बाहर आया। विक्रम ने उसे तुरंत छोड़ दिया। तो शर्मा गए? अच्छा चल, कहाँ जा रहे हैं? पहले कॉफी फिर शॉपिंग। लेट्स गो। दूसरी तरफ आरोही एक क्लिनिक के बाहर पोस्टर्स लगा रही थी। इस क्लिनिक में वो काम करती थी। पोस्टर्स लगाते हुए वो सोच रही थी कि उसके साथ पिछले 2 दिन में जो हुआ वो दुनिया में कभी किसी के साथ न हो। हालांकि उसने तय कर लिया था कि वो लौट के अपने घर नहीं जाएगी। अब वो सिर्फ अपनी माँ से मिलना चाहती थी, पर उसे पता था कि जब तक महेश्वर को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल जाता तब तक वो उनसे नहीं मिलने वाली थी। वो इन सब ख्यालों में खोई हुई थी कि उसे एकदम से आवाज आई। ससुराल वालों ने एक ही दिन में घर से बाहर निकाल दिया। उसकी बात सुनकर आरोही पलटी। उसे इतना तेज गुस्सा आया कि वो उसे खींच के एक थप्पड़ मारना चाहती थी, लेकिन उसे इतने सारे लोगों के बीच तमाशा नहीं करना था।